हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट्स फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। इसमें लगभग 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या कोई भी एग्ज़ाम हो। इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन का पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं वो हमारी लैंग्वेज को सजाते हैं, इसीलिए फिगर ऑफ स्पीच का इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा महत्व होता है। पहला फिगर ऑफ स्पीच सिमली है। सिमली को देख लेते हैं कि सिमली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। सिमली में दो अनलाइक वस्तुओं की कंपैरिजन होती है जिनमें एक ही गुण की समानता बताई जाती है और एज लाइक सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए डिफिनेशन को देखते हैं। ए सिमली इज ए कंपैरिजन। सिमली एक तुलना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड, यानी कि दो भिन्न वस्तुओं के बीच में एक तुलना है। विच हैव एट लीस्ट, जिन जो रखती हैं 1 पॉइंट्स कॉमन, जिनमें कम से कम एक कॉमन पॉइंट पाया जाता है। द वर्ड्स माने शब्द एज लाइक सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, और सिमली की कंपैरिजन के लिए एज लाइक और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ सिमली को पहचानने के लिए आवश्यक बिंदु होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है कि दो वस्तुएं जो होती हैं वो भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। दूसरा, दोनों में कम से कम एक गुण समान हो, यानी कि दो भिन्न वस्तुएं हों और दोनों भिन्न वस्तुओं में एक गुण की समानता होनी चाहिए। समानता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं एज लाइक सो का प्रयोग अवश्य हो, तभी उस स्टेटमेंट में सिमली हो सकती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम सिमली को और भी समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है सी इज एज फ्रेश एज ए ड्यू। इस एग्जाम्पल में सी की कंपेरिजन ड्यू से की गई है। कहा है कि सी इज एज फ्रेश, वो इतनी ही सुंदर है, इतनी फ्रेश है एज ड्यू, जितना कि ओस, और इनमें एज शब्दों का प्रयोग किया भी गया है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट में कहा गया कि दाई सोल वाज लाइक ए स्टार। अब यहाँ पर जो सोल है, आत्मा है, उसकी कंपेरिजन एक स्टार से की गई है, जो बिल्कुल विपरीत हैं दोनों, और इनमें समानता बताई गई है कि जो सोल है वो किसकी भांति, वो स्टार की भांति। नेक्स्ट, सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। अब यहाँ पर सी की कंपेरिजन किससे की गई है, रोज से की गई है, और एज ए शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें एक ब्यूटीफुल यानी कि सुंदरता की समानता है, यानी कि वह एक रोज के समान सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि द नाइट इज एज डार्क एज ब्लैक स्टोन। इसमें कहा गया कि जो नाइट है वो बिल्कुल ब्लैक स्टोन की समान डार्क है। तो यहाँ पर नाइट और ब्लैक स्टोन बिल्कुल विपरीत यानी कि डिफरेंट है, और डार्क जो है वो इक्वालिटी दोनों में समान है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में भी सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, आशा करते हैं यहाँ तक कि फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ नोट दिया है, उसको देख लेते हैं। यदि कंपैरिजन एक ही जाति की दो वस्तुओं की हो तब बस सिमली नहीं होती है, उसे केवल कंपैरिजन कहेंगे। यहाँ पर ये बात कही गई है कि अगर किसी स्टेटमेंट में दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट्स भिन्न ना हो करके एक ही जाति की हैं, तो उस स्टेटमेंट में सिमली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, बट ओनली कंपैरिजन होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तो समझते हैं, ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रोदर। अब यहाँ पर ही की तुलना जो है वो उसके ब्रोदर से की गई है जो एक ही जाति की है। ठीक है, कि वह इतना ही सज्जन है जितना कि उसका ब्रदर। तो यहाँ पर सिमली नहीं है बल्कि कंपैरिजन है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को हम देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 2, मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं।
चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। इन मेटाफर में द थिंग्स माने जो वस्तुएं होती हैं कंपेयर्ड तुलना की जाती है आर ट्रीटेड एज वन। मेटाफर में वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनको एक ही मान लिया जाता है। एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन, और जो कंपेरिजन के जो शब्द होते हैं एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड, इनका प्रयोग नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, उनके गुणों में समानता ना बता करके उनको एक ही मान लिया जाता है। जैसे नेक्स्ट, ए मेटाफर इज एन एम्प्लॉयड सिमली। मेटाफर जो होता है उस सिमली का उल्टा होता है। सिमली में दो भिन्न वस्तुओं के बीच में एक गुण की समानता की जाती है, और इसमें क्या होता है कि दो भिन्न वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है और एज लाइक सो शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ इज ए ड्रीम। यहाँ पर देखिए जो जीवन है वो एक सपन है। अब देखिए जीवन को सपन की भांति ना बता करके इन्होंने जीवन को ही सपन बता दिया है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अब इन्होंने जो रिवेंज होता है कि बदला एक प्रकार का वाइल्ड जस्टिस होता है, जंगली न्याय होता है। तो बदले को, रिवेंज को जंगली न्याय के समान ना बता करके इन्होंने उसको जंगली न्याय कह दिया है। नेक्स्ट, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है। नेक्स्ट, द न्यूज माने खबर, बाज ए डैगर टू हिज हार्ट। अब इसमें कहा गया है कि जो न्यूज है वो उसके हृदय के लिए डैगर के समान है। ठीक है, एक डैगर के समान है, तो यहाँ पर जो न्यूज की कंपेरिजन उसके हृदय से की गई है, डैगर से की गई है, तो उन्होंने डैगर ही बता दिया, तो इसलिए इस स्टेटमेंट में भी क्या है, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। नेक्स्ट, यहाँ तक कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, उनको एक ह्यूमन बीइंग की भांति ट्रीट किया जाता है। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुओं को, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, विचारों को, भावों को आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। उनको पर्सन की भांति समझा जाता है, सजीव व्यक्तियों की भांति उन्हें माना जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एनेक्जिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। इसमें कहा गया है कि जो चिंता है वो उसके चेहरे पर बैठी है। अब बैठने का काम तो कोई सजीव वस्तु करेगी, सजीव व्यक्त करेगा, बट यहाँ पर जो एनेक्जिटी है वो विचार है, ओनली थॉट है। तो यहाँ पर एनेक्जिटी के साथ एक सजीव जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। इसमें कहा गया है कि जो अवसर होता है वो सिर्फ एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाज़ा खटखटाने का काम कोई सजीव वस्तु करेगी, कोई पर्सन होगा, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को एक सजीव मान लिया गया है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। डेथ लेज हिज आइस हैंड्स ऑन किंग्स। इसमें कहा गया है कि जो मृत्यु होती है वो राजाओं पर अपने ठंडे हाथ रखती है। तो हाथ रखने का काम किसी ह्यूमन बींग्स का होगा, बट डेथ को इन्होंने ह्यूमन बींग्स मान लिया है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब बेस्ट टीचर तो ह्यूमन बींग्स होता है, एक्सपीरियंस तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए इसमें भी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ को हिंदी में संबोधन कहते हैं। इसमें कुछ डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, जैसे कि डैड को, द एब्सेंट को, और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को संबोधन किया जाता है। और इस फिगर ऑफ स्पीच में अपोस्ट्रॉफी
मार्क का भी यूज किया जाता है। चलिए डेफिनेशन को देख लेते हैं। जैसे कि एन अपॉस्ट्रॉफ इज ए डायरेक्ट एड्रेस। एक अपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच में डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, संबोधन किया जाता है टू द डेड को, किसी मृत चीज को या मृत को, टू द एब्सेंट को, आर टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को, किसी मानव द्वारा किसी मानी हुई चीज के लिए, और आइडिया या किसी विचार को ही संबोधित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है कि ओ डेथ, हे मृत्यु, कम सून, शीघ्र आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए डेथ को संबोधन किया गया है कि आप शीघ्र आ जाएं, और इसमें अपॉस्ट्रॉफी मार्क भी है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में अपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि ओ लिबर्टी, हे स्वतंत्रता, भाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। तो यहाँ पर देखिए लिबर्टी को संबोधन किया गया है, इसलिए इसमें भी अपॉस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमेन, ये कमजोरी, आपका नाम वुमेन है, आपका नाम औरत है। तो यहाँ पे कमजोरी को, फ्रेलिटी को संबोधन किया गया है। नेक्स्ट ओ स्वीट कंटेंट, हे मीठे, हे प्यारे, संतोष, वेयर इज दाई माइल्ड अबोर्ड, आपका प्यारा और कोमल महल कहाँ है। तो यहाँ पर स्वीट कंटेंट को संबोधन किया गया है, इसीलिए इन चारों में अपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट चलिए डिफरेंट बिटवीन अपॉस्ट्रॉफ एंड पर्सोनिफिकेशन में हम कुछ अंतर को समझ लेते हैं। डिफरेंट बिटवीन अपॉस्ट्रॉफ एंड पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन जो होता है मानवीकरण होता है, उसमें क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मान लेते हैं। यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, उसको सिर्फ सजीव माना जाता है। और अपॉस्ट्रॉफी में क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मानकर उसे संबोधित भी करते हैं तथा अपॉस्ट्रॉफी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बस इतना डिफरेंट होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। 5 नंबर पर फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 अपोजिट क्वालिटीज होती हैं, 2 विपरीत गुण होते हैं। वो सत्यता को बताते हैं, लेकिन आपको कुछ अटपटे लगेंगे। चलिए फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से समझते हैं कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में 2 अपोजिट यानी कि 2 विपरीत क्वालिटीज माने गुणों को आर एडेड जोड़ा जाता है टू द सेम थिंग, एक ही बात में। यानी कि वो सत्य कहते हैं लेकिन होंगे विपरीत। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, इसमें कहा गया है कि वह नियमित इरेगुलर रहता है, वह नियमित अनियमित रहता है। बात तो ठीक है, बट इसमें 2 विपरीत क्वालिटी यानी कि रेगुलरली और इरेगुलर, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। इसीलिए इस स्टेटमेंट में कौन सा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट लाइफ इज बिटर स्वीट। अब देखिए इसमें कहा गया कि जो जीवन है वो कड़वा सच है, यानी कि कड़वा या मीठा है। तो देखिए बिटर माने कड़वा होता है, स्वीट माने मीठा होता है, तो दोनों विपरीत हैं। इसीलिए इसमें क्या है कि ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट इट इज ए ओपन सीक्रेट। अब इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि ओपन सीक्रेट है, ये खुला हुआ रहस्य है। अब खुला हुआ है तो रहस्य कैसे होता है, रहस्य तो गुप्त होता है। तो इसमें भी दोनों विपरीत क्वालिटी हैं और इसमें ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, हमारे जो सुहावने और मीठे जो सॉन्ग होते हैं, आर दोज वो होते हैं दैट माने जो टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, जो सैडेस्ट यानी कि उदासीनता के विचारों को और गम वाले विचारों को बताते हैं। तो देखिए स्वीटेस्ट और सैडेस्ट आपस में अपोजिट हैं, इसीलिए इस स्टेटमेंट में भी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको हम हाइपरबोल कहते हैं। हाइपरबोल को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ये कहावत होती है जिसमें बिल्कुल सच बात कही जाती है। चलिए डिफिनीशन को समझते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में
थिंग्स माने जो वस्तुएं होती हैं, आर शोन एज ग्रेटर। इसमें एज ग्रेटर माने बढ़ा चढ़ा करके बताई जाती हैं, आर लेस या बहुत कम करके, उनकी वैल्यू को कम करके बताया जाता है। बेटर बताया जाता है यानी कि बहुत अच्छा करके बताया जाता है, आर वर्स या बहुत बुरा कहा जाता है। देन दे रियली आर, उनकी जो वास्तविकता होती है उससे कहीं बहुत बढ़ा चढ़ा करके या उनसे कम करके, या उनको बहुत अच्छा या उनको बहुत खराब कह के कहा जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच में। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि सी बेप्ड, वो रोई ओशियंस ऑफ टीयर्स, यानी कि वो इतना रोई कि आंसुओं से सागर बह गए। अब आप समझते हो कि कितना भी रोए, पूरा संसार रोए, तब भी आंसुओं से सागर नहीं बह सकते हैं, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में हाइपरबोल है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। अब इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि मैंने उसको युगों से नहीं देखा है। अब युगों से कैसे नहीं देखा है, आपने युगों को देखा है, तो इसीलिए इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कहा गया है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में भी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10,000 यानी कि 10,000 सा एट ए ग्लिंस, मैंने एक नज़र में 10,000 लोगों को देख लिया। अब एक नज़र में कोई भी 10,000 लोगों को नहीं देख सकता है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में भी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। रिवर्स माने नदियाँ और फ्लड माने ब्लड माने खून की फ्लोड इन द बैटल। अब इसमें कहा गया है कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। कितनी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, युद्ध में खून की नदियाँ नहीं बह सकती हैं, तो इस स्टेटमेंट में भी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। आशा करते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। 7 फिगर ऑफ स्पीच है, आज का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया। अब देखिए ओनोमेटोपोइया जो होती है उसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि सूचक। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि ऐसे शब्दों को सजेस्ट किया जाता है जो कुछ मीनिंग रखते हो। चलिए डिफिनीसन को समझते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में द साउंड माने जो साउंड होती है, सजेस्ट माने सजेस्ट करती है द सेंस भाव को, आर मीनिंग या अर्थ को। इसमें जो साउंड होती है वो कुछ ना कुछ मीनिंग या सेंस को निकालती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, द गन्स माने जो बंदूकें हैं, और हंटर्स माने शिकारियों की जो बंदूकें हैं, वो स्नैप एंड क्रैक, उन्होंने स्नैप और क्रैक किया, यानी कि उन्होंने बहुत ही अचानक आवाज़ की है, तो ये आवाज़ एक सेंस है निकाल रही हैं, तो इसीलिए इसमें ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, आई हेard, मैंने सुना है, द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक, मैंने पानी को चट्टान से टकराते हुए सुना है। अब देखिए टकराना एक आवाज़ है, तो कौन सा शब्द आवाज़ को सजेस्ट कर रहा है, लैपिंग, इसीलिए इस स्टेटमेंट में भी ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, मर्मिंग ऑफ इननंबरेबल बीस, असंख्य जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, मर्मिंग कर रही हैं। तो इस स्टेटमेंट में जो मर्मिंग शब्द है ये ध्वनि को सजेस्ट कर रहा है, इसीलिए इसमें भी ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं कि बीज हम। अब देखिए इसमें बीज तो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो हम बर्ड है ये हमारी ध्वनि को सजेस्ट कर रहा है। हम का मतलब होता है भिन भिनाना, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में भी क्या है, ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। आशा करते हैं आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके एग्जाम में किसी एक पर एक फिगर ऑफ स्पीच की डिफिनीसन को भी लिखने के लिए आता है, तो आप इसको बार बार देख करके डिफिनीसन को लर्न कर सकते हैं और किसी नोटबुक में टिक डाउन कर सकते हैं। चलिए इन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन। इसमें कहा गया कि जो सच्चाई है वो एक मरते हुए व्यक्ति के ओंठों पर बैठती है। अब आप बताएं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, नन ऑफ दिस। तो इसमें सिमली तो हो नहीं सकता है ना मेटाफर, तो इसमें कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन आपका सी राइट है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाइफ
इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट। किसी मूर्ख व्यक्ति के द्वारा जीवन को एक कहानी कहा गया है, यानी कि कहानी बताया गया है। तो यहाँ पर जीवन को डायरेक्टली एक कहानी कह दिया, यानी कि जीवन को कहानी की भांति नहीं कहा है। तो इसमें भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है? इसमें हो सकता है मेटाफर। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिज लैंग्वेज, उसकी जो भाषा है, इज स्वीट लाइक हनी। अब आप समझ गए होंगे लाइक शब्द आया है। लाइक शब्द को समझते ही, देखते ही आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? सिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट हेयर्ड, मैंने सुना है, द म्यू ऑफ ए कैट, मैंने बिल्ली की आवाज़ को सुना है। तो जो म्यू शब्द है, इसमें म्यू म्यू ध्वनि को सजेस्ट कर रहा है। तो इसलिए ध्वनि को सजेस्ट करने वाला कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? हो सकता है ओनोमैटोपोइया। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, द काइंड क्रूएल्टी, उसने काइंड दयालुता वाली निर्दयता को स्वीकार किया, ऑफ ए डॉक्टर्स नाइफ, यानी कि डॉक्टर के चाकू की। तो इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि काइंड माने होता है दयालु और क्रूएल्टी माने निर्दयता, यानी कि दो अपोजिट क्वालिटीज़ हैं। तो दो अपोजिट क्वालिटीज़ कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आती हैं? वो आती हैं ऑक्सीमोरन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ओ शीट कंटेंट, अब आप समझ गए होंगे कि इसमें अपॉस्ट्रोफी मार्क है और ओ शीट कंटेंट यानी कि किसी भाव को संबोधन किया गया है। तो उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? अपॉस्ट्रोफी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एंड हैविंग नथिंग, कुछ ना रखते हुए ही हाताल, उसके पास सब कुछ है, यानी कि कुछ ना रखते हुए उसके पास सब कुछ है। तो इसमें अपोजिट है, दो विचार अपोजिट मिल रहे हैं। तो अपोजिट विचार मिलने वाला फिगर ऑफ स्पीच आपका होता है ऑक्सीमोरन। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द कर्फ्यू टोल्स, जो कर्फ्यू होता है, प्रतिबंध लग जाता है, टोल्स माने बजती हैं, द नेल माने घंटी, ऑफ पार्टिंग डे, यानी कि दिन की विदाई के समय, शाम के समय जब घंटी बजती हैं तो प्रत्येक काम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये लाइन आपकी टॉमस ग्रे की एक पोएम है द कंट्री चर्च, वहाँ से ली गई है। तो देखिए यहाँ पर टोल्स जो शब्द है वो ध्वनि को सजेस्ट कर रहा है, इसीलिए इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में ओनोमैटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 कह रहा है कि व्हाट पेशेंस, लेकिन जो पेशेंस माने जो धैर्य था, टू प्रिवेंट, उसने रोक दिया था, दैट मरमर सून रिप्लाई, जो हमारे अंदर की मरमर आ रही थी, आवाज़ आ रही थी, उसने उसको तुरंत आंसर दे के रोक दिया, उत्तर दे के रोक दिया। तो उसमें जो पेशेंस है उसको क्या किया? एक सजीव मान लिया गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर पर स्पीच हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इट ड्रॉपिक, ये गिरती है, एज जेंटल रैन फ्रॉम हेवन, यानी कि ये स्वर्ग से एक साधारण वर्षा की भांति गिरती है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो एज शब्द आपने पहचान लिया होगा। इट ये शब्द है जो मर्सी के लिए आया है। जो मर्सी होती है वो स्वर्ग से, आकाश से वर्षा के समान धीरे धीरे गिरती है। तो इसीलिए इसमें एज जब आपने देखा है तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है? सिमली, इसमें सिमली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसको बार बार देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस और डेफिनेशन के साथ ये सारे फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट लर्न हो जाएंगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।